नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक ऐसा काम किया है जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जिसे हमारी राज्य की, केंद्र की सरकारों को पहले कर लेना चाहिए था। हमारे न्यायालय का ध्यान उस तरफ जाना चाहिए था। हमारी जो तमाम एजेंसियां हैं सुरक्षा की और जो कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं, उनको इसका नोटिस बहुत पहले ले लेना चाहिए था और इस पर कार्रवाई भी करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। ये मोर्चा है, ये मामला है कि ट्विटर ने किस तरह से इस्लामोफोबिया फैलाया, किस तरह से कोरोना क्राइसिस के दौरान इस कोरोना महामारी को एक समुदाय विशेष से जोड़ने की कोशिश करने वाले लोगों को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया और उन्होंने उसका जमकर दुरुपयोग किया और लगातार उसका दुरुपयोग होता रहा। ट्विटर ने उसके लिए कुछ नहीं किया। जब उस पर उसको नोटिस दिया गया तो उन्होंने उन ट्वीट्स को डिलीट कर दिया, लेकिन बहुत बाद में जाकर। तो ये सवाल उठा कि आखिरकार उसने पहले क्यों ध्यान नहीं दिया और क्या इतना कर देना काफ़ी होगा। ये कोर्ट ने ट्विटर इंटरनेशनल से ये सवाल पूछा है, उसको नोटिस भेजा है। हम इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, विस्तार से बातचीत करेंगे, इसके विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे एक गुजारिश करना है कि अगर आप गोदी मीडिया से परेशान हैं, दुखी हैं, त्रस्त हैं और चाहते हैं कि स्वतंत्र पत्रकारिता फले फूले, तो कृपया हमारे साथ आइए, हमारी ताकत बनिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इस दिशा में एक बड़ा कदम है और इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा दे सकते हैं, उसको मजबूत कर सकते हैं। इसके लिए कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक करके भुगतान कीजिए। तो आइए अब आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम। तो मित्रों, ये है कि ये जो नोटिस गया है ट्विटर को, हालांकि पहले भी नोटिस गया था, उसने कोई एक्शन नहीं लिया था और अब दोबारा नोटिस भेजा जा रहा है। इसके बाद कोर्ट ने कह दिया है कि अगर आपने अपना पक्ष दाखिल नहीं किया तो हम एक तरफा फैसला सुना देंगे। कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी नोटिस दिया है, राज्य सरकार को भी नोटिस दिया है कि ये जो हेट स्पीच वाला मामला है जो ट्विटर के ज़रिए फैला है, हालांकि केवल ट्विटर नहीं है, फेसबुक भी है, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, हर जगह से इस तरह का काम हुआ है। और इस जो याचिका दायर की गई है, जो वहाँ के एक वकील हैं ख्वाजा एजाजुद्दीन साहब ने, उन्होंने PIL दायर की है और उसमें उन्होंने ज़िक्र किया है, बाकायदा कई ऐसे हैशटैग का जिक्र किया है जो बाकायदा विशुद्ध रूप से हेट मॉन्गरिंग कर रहे थे, नफ़रत को बढ़ाने वाले थे। और उनके नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक समुदाय विशेष को कोरोना से जोड़ा जा रहा है, उनको बदनाम किया जा रहा है और ये धड़ल्ले से ट्रेंड कराए गए और उस समय ट्विटर ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो ये एक क्वेश्चन मार्क है। कुछ हैशटैग अगर आपको याद दिला दूं मैं कि इस्लामी कोरोना वायरस जिहाद, एक हैशटैग ये था, एक था कोरोना जिहाद, एक हैशटैग था तबलीगी जमात, एक हैशटैग था निज़ामुद्दीन इडियट्स, एक हैशटैग था तबलीगी जमात वायरस। तो इस तरह के ट्रेंड हैशटैग के ज़रिए ट्रेंड कराए गए, इस तरह के हैशटैग। तो ये अपने आप में बड़े ही विचित्र स्थिति थी कि इस तरह की चीज़ें ट्विटर पर ट्रेंड हो रही हैं। हमारी सरकार सोई हुई है, केंद्र सरकार सोई है, हमारी राज्य सरकारों ने कोई एक्शन नहीं लिया, हमारी तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको कोई फ़िक्र नहीं थी, या तो फ़िक्र नहीं थी या उन्हें लग रहा था कि इसे चलने दो। सरकार का हो सकता है हरी झंडी दी गई हो कि इसको चलने दो, जितनी नफ़रत फैलेगी उतना अच्छा है। तो ये एक केंद्र सरकार का रवैया हो सकता है, क्योंकि उसकी नीतियां हम सब जानते हैं कि वो इस्लामोफोबिया को बढ़ाने वाली नीतियां हैं, उसको ख़त्म करने वाली नीतियां नहीं हैं। वो मुस्लिम संप्रदाय के ख़िलाफ़ जो भी निगेटिव चीज़ें आती हैं उनको रोकने की कोशिश नहीं करती है। अगर रोकने की कोशिश करती तो अभी तक कुछ एक न्यूज़ चैनल तो बंद हो गए होते, जिन न्यूज़ चैनल ने
निज़ामुद्दीन वाली घटना को इतने बड़े पैमाने पर प्रचारित किया था, दुष्प्रचारित किया था और उसको मुसलमानों से जोड़कर ये फैलाया था कि ये कोरोना फैला रहे हैं, बल्कि कोरोना जिहाद का नाम देकर बाकायदा प्रोग्राम किए थे और तरह तरह के जिहाद का चार्ट बनाकर दिखाया था कि ये मुस्लिम समुदाय किस तरह से दूसरे समुदाय को ख़त्म करने की या बदलने की साजिशें रचता है। तो ये सब हो रहा था, तब हमारी केंद्र सरकार चुप थी, हमारी एजेंसियां चुप थीं। इसका मतलब था कि उनकी मौन सहमति उनको मिली हुई थी। मीडिया के इन हिस्सों को खुली आज़ादी थी कि आप जितनी नफ़रत फैलाना चाहो फैला सकते हो, और वो फैलाई गई और काफ़ी दिनों तक हमने देखा कि उसके नतीजे भी इधर उधर दिखते रहे। मुसलमानों का बहिष्कार से लेकर उनके और हमले तक ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो अब जो ये एक्शन लिया है तेलंगाना हाई कोर्ट ने, 3 सदस्यीय उसकी खंडपीठ ने, ये एक बहुत ही कहना चाहिए कि इसका स्वागत किया जाना चाहिए और ये एक नई शुरुआत हो सकती है कि कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज़िम्मेदार बनाना है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इनको लेकर पूरी दुनिया में नाराज़गी है, तमाम देशों में नाराज़गी है। शायद आपको इसका एहसास नहीं होगा कि किस कदर यूरोप के कई देश परेशान हैं कि उन्होंने इसके खिलाफ बाकायदा कानून बनाए हैं और इनको रोका है, वार्निंग दी है कि अगर आप इस तरह की हेट स्पीच को फैलाएंगे, उनको मौका देंगे फैलाने का, तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जुर्माना लगाएंगे, भारी जुर्माना लगाएंगे। अभी हाल में जब ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन हुआ अमेरिका में, तब भी ये चीज़ें सामने आई कि कैसे फेसबुक पर, कैसे ट्विटर पर इस तरह की सामग्री बहुत डाली गई, इस तरह का कंटेंट डाला गया, उसको प्रचारित किया गया एक दूसरे समुदाय के खिलाफ, बल्कि एक समुदाय का दूसरे समुदाय के खिलाफ, जिसमें वहाँ के जो वाइट सुप्रीमेसिस्ट थे, जो गोरे श्रेष्ठतावादी थे, उन्होंने अश्वेतों के बारे में, कालों के बारे में, और जो दूसरे रंगों के लोग जिनमें हम भी आते हैं, भारतीय भी, उनके खिलाफ नकारात्मक प्रचार किया। और यहाँ तक कि ट्रंप तक खुद उसमें शामिल थे। ये सब खुली बातें हैं। तो उसके बाद से ये मांग लगातार उठ रही है कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये जगह जगह दंगे करवाएंगे, जगह जगह लड़ाई करवाएंगे, हिंसा फैलाएंगे। इसलिए अब हमारी सरकार को भी इस दिशा में सोचना चाहिए। सरकार तो सोच रही है, बहुत पहले से, ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी दिशा गलत है। उसकी दिशा केवल ये है कि कैसे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल वो अपनी राजनीति के लिए करे, अपनी विचारधारा के लिए करे और अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए करे। लेकिन इसका जो दुरुपयोग हो रहा है, समाज में बिखराव पैदा करने के लिए, टकराव पैदा करने के लिए, हिंसा के लिए, उस पर रोक लगाने की कोई कोशिश नहीं हुई है। हम जानते हैं कि व्हाट्सएप का इस्तेमाल किस तरह से मॉब लिंचिंग के मामलों में जगह जगह किया गया। ये इसके बाकायदा कहना चाहिए डॉक्यूमेंटेड एविडेंस हैं कि व्हाट्सएप के ज़रिए ग्रुप बनाए गए और मॉब लिंचिंग की गई। तो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अगर ये नहीं रोक पाते हैं, बाद में व्हाट्सएप ने कुछ उपाय किए हैं, लेकिन उसके बावजूद उसका दुरुपयोग हो रहा है, तो ये ज़रूरी है कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, जिनका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और चूँकि ये घर घर में पहुंच गए हैं, बच्चों तक पहुंच गए हैं, इसलिए ज़रूरी है कि इनका पूरी एक अध्ययन करके और जो दूसरे देश उपाय कर रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए कुछ नियम बनाए, कुछ कानून बनाए जाएं और उसके तहत इनको बांधा जाए, इनको नियंत्रित किया जाए। चूँकि मामला अभी सोशल मीडिया का है, सोशल मीडिया पर बातचीत हो रही है, तेलंगाना कोर्ट ने ट्विटर पर बात की है, बाकी जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के उन पर बात नहीं की है। इसलिए ये ज़रूरी है कि इन सब को एक मिला जुला कर देखा जाए। केवल ट्विटर को दोष देने से बात नहीं बनेगी, केवल ट्विटर को बांधने से बात नहीं बनेगी, बल्कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक नियम कानून के दायरे में बांधना पड़ेगा। यही नहीं, हमें अगर इससे आगे जाना है तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, जो कि सरकार की गोदी में खेल रहा है और इस तरह के सांप्रदायिक वातावरण के निर्माण में, समाज में जहर फैलाने, हिंसा फैलाने में एक बड़ी भूमिका अदा कर रहा है, उसके लिए भी कुछ हमें कोड ऑफ कंडक्ट सोचने पड़ेंगे।
उनके बारे में भी कुछ आचरण संहिता को लागू करने के बारे में सोचना पड़ेगा, मीडिया काउंसिल के बारे में सोचना पड़ेगा, अन्यथा ये बेलगाम होकर पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये हम सब जानते हैं, ये कोई कहने की बात नहीं, ये महसूस करने की बात, इसके प्रमाण हमने समाज में देखे हैं। इसके जो घृणा फैलाते हैं कई एंकर प्राइम टाइम शो में आकर, जिस तरह नफ़रत की भाषा बोलते हैं, जिस तरह नफ़रत से भरे कार्यक्रम देते हैं, उसका नतीजा हम देख रहे हैं, समाज किस तरह से विभाजित हो गया। ठीक है कि राजनीति का संरक्षण उन्हें मिल रहा है, वो राजनीति करने वाले भी इसी आइडियोलॉजी के हैं और इसी तरह से पोलराइजेशन करके अपनी विचारधारा और अपनी राजनीति को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन इसके बारे में एक समझदारी हमारे समाज में विकसित होनी चाहिए, हम लोगों में विकसित हो जाना चाहिए। और जिस तरह से एक वकील एक कोर्ट में PIL लेकर ट्विटर के ख़िलाफ़ खड़ा हो गया है, इसी तरह से जगह जगह हमारे जो जागरूक नागरिक हैं, वकील हैं, उनको इस तरह के तमाम जो प्लेटफॉर्म हैं और प्रोग्राम हैं और एंकर हैं, उनके खिलाफ़ खड़े होना चाहिए, उनके खिलाफ़ केस करना चाहिए बाकायदा उदाहरणों सहित। जैसे कि इन वकील साहब ने तमाम हैशटैग का उदाहरण दिया कि इस तरह के हैशटैग रन किए गए, तो उस तरह के प्रोग्राम, जैसे उस प्रोग्राम का जिक्र किया जा सकता है जिसमें पूरा जिहाद का एक चार्ट बनाकर प्रस्तुत किया गया था कि ये लव जिहाद कराते हैं, ये कोरोना जिहाद कराते हैं, ये फलाना जिहाद कराते हैं। तो दर्जन भर ऐसे जिहाद दिखा दिए गए जो कि विशुद्ध रूप से घृणा फैलाने वाला कार्यक्रम था, इसमें कोई संदेह हो ही नहीं सकता। तो इस तरह के प्रोग्राम, इस तरह के एंकर, इस तरह के चैनल, इस तरह के अखबार, इन सब के बारे में भी इसी तरह से सोचना पड़ेगा कोर्ट को, समाज को, और राजनीति अगर इसके साथ खड़ी है तो उसको बाध्य करना पड़ेगा कि वो इससे अलग हो। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर देश और समाज को बचाना है तो सबसे पहले मीडिया को शुद्ध करना पड़ेगा, राजनीति को शुद्ध करना पड़ेगा। अन्यथा ये गटर गंगा है जो पूरे समाज में जहर भरा कीचड़ डालते जा रहे हैं हमारे दिमागों में, और हम उसके वशीभूत होकर इस तरह की हरकतें करते हैं जिससे हमारा खुद का नुकसान हो रहा है। तो तेलंगाना हाई कोर्ट को साधुवाद, उसने जिस वकील ने ये PIL की है उसको भी धन्यवाद दिया है इस बेंच ने कि इस तरह का इशू उन्होंने उठाया, और बल्कि उनसे ये भी कहा है कि आप खुद भी नोटिस भेजिए ट्विटर को, क्योंकि ट्विटर ने इतनी नोटिस भेजने के बाद भी कोई रिप्लाई नहीं किया, उसका रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया है। तो ये ट्विटर की तरफ से लापरवाही है, और वो जो बाकी दुनिया के देश होते हैं उनको इसी तरह से हल्के में लेता ही है। सुप्रीम कोर्ट में अगर सुनवाई हो रही होती तो शायद पहुंच भी जाता। अभी जैसे ट्विटर को सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया था प्रशांत भूषण के अवमानना वाले इशू में, जिसमें उसने हाथ खड़े कर दिए थे कि ट्विटर इंडिया का इसमें कोई रोल नहीं है, वो इंटरनेशनल एजेंसी है जो अमेरिका से गवर्न होती है, वही कुछ कर सकती है। वो ट्वीट जो हैं जो प्रशांत भूषण ने किए थे वो हटाने के लिए उससे बात कीजिए। तो आप देखिए कि ये जो बड़े कारपोरेट हैं, जाइंट कॉरपोरेट हैं, उनके काम करने का ढंग क्या है, और जो छोटे देश हैं या कमज़ोर देश हैं आर्थिक तौर पर, उनके साथ उनका रवैया क्या है। यही अगर अमेरिका या यूरोप के देशों ने उन पर दबाव डाला होता तो बाप बाप करके उनके पास आते और उनकी बातें सुनने के लिए मजबूर होते और उपाय करने के लिए कदम उठाते, और उठा भी रहे हैं उनके कहने पर। लेकिन हमारे कहने पर, क्योंकि हमारी सरकार सोई हुई है, हमारे यहाँ चिंता नहीं है शीर्ष के स्तर पर, इसलिए हमें वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेते, हमें कोई भाव नहीं देते। इसलिए ज़रूरी है कि हम सब जागें, हम जनता जागेंगे तभी सरकार को जगाया जा सकता है। अन्यथा सरकार तो अपने एजेंडे के हिसाब से चीज़ों को देखती है और उसको अंजाम देती है। तो दोस्तों, ये था आज का मेरा वीडियो जिसमें मैंने मीडिया की भूमिका पर थोड़ा चर्चा करने की कोशिश की है, तेलंगाना कोर्ट के एक सुनवाई के बहाने। उम्मीद है कि आपने इसे पसंद किया होगा और आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।